Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 अक्टूबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है हुगली रिवर को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, नीचे ऑप्शन के अंदर में 4 अलग अलग एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। इनमें से किसको अगर हम तालाब के अंदर या कुएं के अंदर छोड़ दें तो मॉस्किटोज यानी मच्छर को कंट्रोल करने में वो काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर A क्रैब, B डॉग फिश, C गैम्बूजिया फिश या फिर D स्नेल। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आप लोग थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे यार कैसा सा थंबनेल है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, एक बार आप लोग गूगल पर जाकर डेविल कॉमेट करके सर्च कर सकते हो। जैसे आप डेविल कॉमेट सर्च करोगे, न्यूज़ सेक्शन को ओपन करोगे, मतलब आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह पर यहाँ पे इसका कवरेज हो रहा है कि जो डेविल कॉमेट है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, जो कि पृथ्वी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी कुछ समय लगेगा, हो सकता है ये पृथ्वी से टकरा जाए, ऐसा यहाँ पे जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी साइट से मेंशन किया है। इवन यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया जा रहा है कि लगभग 79% चांसेस है, कितने 79% चांसेस है कि जो ये डेविल कॉमेट पृथ्वी की तरफ आ रहा है वो इससे टकरा जाए। लेकिन वो अभी 2024 से पहले टकराएगा नहीं और 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो हो सकता है यहाँ पर ये केवल और केवल पृथ्वी के पास से गुजर जाए। अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी जो यहाँ पर स्पेस एजेंसीज़ों का कहना है वो है 79% चांसेस हमें टकराने के भी लगते हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों आप ढेर सारे सोर्सेज देख सकते हो, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, फिर उसके बाद में हिंदुस्तान टाइम्स हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, सभी जगह पर यहाँ पर डेविल कॉमेट 3 की बात की जा रही है। सभी आर्टिकल्स एक दिन पहले यानी कल के हैं या फिर कुछ घंटे पहले के यहाँ पर आर्टिकल्स आपको ये देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर हम समझेंगे कॉमेट होता क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए UPSC ने एक बार मीटेओराइट को लेकर सवाल पूछ लिया था। तो वैसे यहाँ पर कॉमेट होता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे न्यूज़ क्या है वो आप समझ गए, एक बहुत बड़े साइज़ का कॉमेट जो कि पृथ्वी की साइड में आ रहा है। कॉमेट जिसको हम लोग हिंदी में धूमकेतु भी बोलते हैं। और धूमकेतु एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ, स्पेस में जो हमारा सौर मंडल है यहाँ पर बर्फीले छोटे पिंड होते हैं, ठीक है। ये पत्थर, धूल, बर्फ़ और गैस से बने हुए होते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर धूमकेतु बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग कॉमेट बोल देते हैं। और जैसा आपको पता है कि सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये कॉमेट है वो भी सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन ये वाला जो कॉमेट है डेविल कॉमेट, ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसका साइज़ ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे तो इसको डेविल कॉमेट के नाम से जान रहे हैं, वैसे इसका एक और नाम है। क्या नाम है? 12P पोन्स ब्रूक, ये इसका नाम है। बोला जा रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है, इससे लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़े साइज़ का ये हमको कॉमेट देखने को मिलता है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसी साल जुलाई में भी निकल कर आई थी, क्योंकि जुलाई में भी यहाँ पर जो एक कॉमेट है ये देखने को मिला था। इसमें से कई सारी जो गैसेस है वो यहाँ पर रिलीज़ हो रही थी। नाउ इसने अपना जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से फिर से दिखाया है, जिसके बारे में अब बहुत सारे जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट्स का कहना यह है कि जो ये 12P वाला कॉमेट होने वाला यानी डेविल कॉमेट, ये पृथ्वी के बहुत ही पास में होगा, लगभग 21 अप्रैल 2024 को।
यानी अगले साल की बात की जा रही है, यानी अभी बहुत ज़्यादा समय है। और 21 अप्रैल 2024 के आसपास का समय वो होगा जिस समय आप सीधा अपनी आंखों से देख सकते होंगे आसमान में इस कॉमेट को, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर टकराता है, वैसे टकराने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी यहाँ पर 79% बताए जा रहे हैं, बट फिर भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पृथ्वी के पास से निकल जाएगा। और अगर ये पृथ्वी के पास से गुजर गया बिना टकराए तो दोस्तों अगली बार पता ही कब दिखाई देगा, तो अगली बार लगभग 2095 में, 2095 में यहाँ तक ये विजिबल नहीं होगा, 2095 तक ये नज़र नहीं आएगा, उसी समय दिखाई पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। नाउ अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिरकार जो ये कॉमेट है, कॉमेट होता क्या है। दोस्तों ये जो वर्ड है कॉमेट आया कहाँ से, एक लैटिन वर्ड है कॉमेटा, जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर। ठीक है, वहीं से यहाँ पर ये वर्ड आया। तो कहोगे लॉन्ग हेयर का इससे लेना देना क्या है, अभी आपको समझ में आएगा क्या लेना देना है। इसको आप कॉमेट बोल सकते हो या डर्टी स्नो बॉल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें बर्फ़ है, डस्ट है ना, जैसे मैंने आपको बोला पत्थर, धूल की बर्फ़ हो गया, धूल बर्फ़ हो गया, गैस हो गया, इन सब चीज़ों से मिलकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कॉमेट है वो बना होता है। और बनने के बाद में पता है इसमें से बहुत सारी जो गैसेस है वो निकल रही होती हैं। मतलब कितना ही टेम्परेचर लो क्यों ना हो, टेम्परेचर माइनस में क्यों ना हो जाए, कितना ही ठंडा एरिया ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस कॉमेट में से ढेर सारी जो गैसेस है वो निकलती रहती हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक कॉमेट जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, इसमें से गैसेस पीछे निकलती रहती हैं। तो गैसेस जब निकलती हैं तो वो सब इस तरीके से पीछे पूंछ बना देती हैं इसकी। ठीक है, तो पीछे पूंछ बना देती हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम कॉमेट को इंग्लिश में स्टार विद टेल भी बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो पुच्छल तारा भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो पूंछ है पीछे वो दिखने लगती है। इसी वजह से इसको वर्ड कॉमेट भी दिया गया है, क्योंकि लॉन्ग हेयर का मतलब यह है कि पीछे इसकी एक बहुत बड़ी सी पूंछ हमको देखने को मिलती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये जब आगे बढ़ता है तो इसके पीछे पीछे यहाँ पर जो गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं, और गैसेस भी इसके पीछे पीछे चल रही होती हैं। या फिर और छोटा छोटा जो डस्ट होता है वो भी यहाँ पर इसके पीछे पीछे चल रहा होता है। दोस्तों यूएस स्पेस एजेंसी नासा के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ कॉमेट्स पाए जाते हैं जो कि सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और लगभग 3650 से ज़्यादा ऐसे कॉमेट है जिसके बारे में हमारे पास में जानकारी है कि ये कॉमेट ये है, इसका असर क्या होगा, ये सारी जानकारी हमारे पास में ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है जो प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स होते हैं, कई सारे कॉमेट्स के बारे में जानकारी हैं, उनको बहुत कम समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए। लेकिन कुछ कुछ कॉमेट्स पता है बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। हमारा जो पूरा सौर मंडल है ना, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर एक बेल्ट पाई जाती है, कुइपर बेल्ट, कुछ कॉमेट्स वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और वो जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, और यहीं पर जब बात करते हैं कॉमेट की, तो एक और बहुत पॉपुलर कॉमेट आता है जिसका नाम है हैले कॉमेट। और हैले कॉमेट भी यहाँ पर हमको हर साल दिखाई पड़ता है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। अक्टूबर वगैरह में थोड़े बहुत हमको जो साइंस है वो नज़र आते हैं, जिसको पृथ्वी के सदर्न और नदर्न हेमिस्फेयर से यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब हैले कॉमेट अभी चर्चा में है। मैंने इस मॉर्निंग वाला जो वीडियो है उसके अंदर में आज जो है वो डिस्कशन किया हुआ है। और जैसे मैंने बोला कुछ कॉमेट्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर का मतलब है उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर काटने में। तो कॉमेट क्या होता है, क्या स्थिति है इनकी, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों ये जो फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, क्या कॉमेट के इस प्रकार से सींग होते हैं क्या? नहीं दोस्तों, इस कॉमेट के सींग नहीं होते, मतलब कॉमेट के सींग नहीं होते, इसको बस खाली नाम दिया गया डेविल कॉमेट। और डेविल कॉमेट पता है नाम क्यों दिया गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? क्योंकि बोला जा रहा है कि ये अपने दो सींग बनाकर चल रहा है, इस वजह से इसको डेविल कॉमेट बोला जा रहा है। अब दो सींग बनाकर चल रहा है, ये मतलब नहीं था कि इस तरीके से इसके सींग निकले हुए हैं। ये तो खैर यहाँ पर गूगल पर पिक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जैसे जैसे यहाँ पर ये चर्चा हो रही है उसकी वजह से। लेकिन दो सींग का मतलब क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो डेविल कॉमेट है हमारा ना, इसके दो सींग का मतलब है इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, पीछे इसकी जो गैसेस छूट रही हैं, ठीक है, वो जो गैसेस यहाँ पर पीछे छूट रही हैं उसने इस प्रकार से सींग बना दिए हैं दो। ये आप देखोगे 5 अक्टूबर 2023 में ये कॉमेट हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा था। डेविल कॉमेट की बात कर रहे हैं। और 7 अक्टूबर यानी कुछ दिनों बाद इसमें हमें ये साइज में तो बड़ा हुआ, प्लस यहाँ पे ऐसे करके दो छोटे छोटे हमको सींग भी पीछे दिखने शुरू हो चुके हैं। यानी जो गैसेस रिलीज हो रही हैं कॉमेट के पीछे, वो दो एरिया में सेपरेटली यहाँ पर उसके पीछे पीछे चल रही हैं, इस वजह से इसके दो सींग बताए जा रहे हैं। तो कॉमेट मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको मिल चुकी है। तो वैसे हमारे पास में 4-5 चीज़ें होती हैं। एक होता है एस्टेरॉइड, एक होता है मीटियोराइट, एक होता है मीटियोर, एक होता है कॉमेट। तो कॉमेट आपको पता चल गया। एस्टेरॉइड आपको पता है भाई, ऊपर अंतरिक्ष में जो रॉकी पार्टिकल्स हैं, है ना, चट्टाने हैं, वो हमारे एस्टेरॉइड कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर चल पता हो गई। कॉमेट दोस्तों अगर गिरता हुआ दिखाई देगा ना, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर कॉमेट ऊपर से गुजर रहा होगा, है ना। ये है छोटा सा, लेकिन इसके पीछे आप देख पा रहे हो कितनी लंबी ये पूंछ बनी हुई है, कितना सारा जो डस्ट है इसके पीछे यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर उसको हम लोग कॉमेट भी बोलते हैं। अब मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, ये भी पता करते हैं। देखो मीटियोरॉइड क्या है, ये भी यहाँ पर हमारे स्पेस के रॉकी पार्टिकल्स हैं।
लेकिन जब बात करते हैं रॉइड, ईयर और राइट, बस खाली इसमें स्पेलिंग के बीच का डिफरेंस है, होती तीनों एक ही चीज़ है। और इनका जैसे जैसे पोजीशन बदलता चलेगा इनके नाम भी चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर ये रॉकी पार्टिकल अंतरिक्ष में, अभी देखो ये स्पेस है, स्पेस में यानी अंतरिक्ष में रॉकी पार्टिकल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीटियोरॉइड। और सपोज अब ये गिरना शुरू हो गया और गिरते गिरते पृथ्वी, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी स्टार्ट हो गई, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, अभी गिर रहा है लगातार, लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर कर जाएगा तो इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा मीटियोरॉइड से, इसको सीधा मीटियोर बोला जाएगा। और गिरते गिरते सपोज यहाँ पे ये पृथ्वी पर गिर गया, एक जगह पर गिरने के बाद में थम गया, अब यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसे रुक गया, तो जब गिर जाता है जिस जगह पर थम जाता है तब जाके इसका नाम मीटियोराइट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसके नाम है वो यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको हर एक चीज़ आज पता चल चुकी है, कॉमेट, एस्टेरॉइड, मीटियोराइट, मीटियोर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है। देखो यूपीएससी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था 1995 में। अब क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है बहुत पुराना है, लेकिन उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक मीटियोर क्या है, ठीक है, अ मीटियोर इज़, ये पूछा गया आपसे डायरेक्ट। मीटियोर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, क्या एक रैपिडली मूविंग स्टार है ये, या ऑप्शन नंबर बी, एक पीस ऑफ मैटर है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है स्पेस से, अंतरिक्ष से, या ऑप्शन नंबर सी एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन है, या फिर एक कॉमेट है बिना पूंछ का, यानी एक धूमकेतु बिना टेल वाली, वैसे धूमकेतु होती टेल के साथ में, आपको पता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया भाई तीनों के नाम क्या है और तीनों के नाम के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट क्या होता है। तो मीटियोर क्या होता है, एक ऐसा पीस ऑफ मैटर जो अंतरिक्ष से सीधा यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होगा काफ़ी सारे डिस्कशंस कल हो रहे थे दिन भर में, क्यों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो ये ट्रेन है इसको यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी है, ठीक है। तो नमो भारत के तहत यहाँ पर ये सब कुछ स्टार्ट किया जा रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रेन है ना, आरआरटीएस ये है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और नाम से पता चल रहा है, खैर यहाँ पर इसकी जो स्पीड है ना वो बहुत तेज़ है। अभी क्या होता है मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे आप देख पाओगे हमारी होती है मेट्रो ट्रेन। अब मेट्रो ट्रेन चलती है लेकिन वो उसके स्टॉपेज बहुत छोटे छोटे होते रहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर उसके स्टेशन आते रहते हैं। तो लोकल एरिया में चलाने के लिए यहाँ पर वो हमारी मेट्रो ट्रेन होती है, इसकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें शहरों के बीच में चलानी हो कि भाई एक शहर से सीधा दूसरे शहर, फिर दूसरे शहर से तीसरे शहर, ठीक है, तो वो वाली अगर हाई स्पीड की ट्रेन होगी तो हमारी आरआरटीएस कहलाएगी, दैट इज़ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी स्पीड जो है ना वो लगभग 180 किलोमीटर्स प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये जो स्पीड है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली और मेरठ को बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर कर सकती है, क्योंकि अभी अगर आपको दिल्ली से मेरठ जाना है तो दिल्ली से मेरठ जाने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, और अभी यहाँ पर क्या होगा 1 घंटे से अंदर अंदर यहाँ पे दिल्ली से मेरठ पहुँचाया जा सकेगा इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन के माध्यम से। तो अभी यहाँ पर एक कॉरिडोर सेट किया गया। अभी दोस्तों यहाँ पे पूरी ट्रेन नहीं चलाई गई है। अभी जो ये दिल्ली से मेट्रो तक का पूरा ये प्रोजेक्ट है इसमें कुछ हिस्सा एक फ़ेज़ 1 को स्टार्ट किया गया है, जैसा आप देख पाओगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगभग कह सकते हो इस पर्टिकुलर रीजन से सराय खान से लेकर दुहाई तक यहाँ पर चलाई गई है। इतने रीजन में यहाँ पे कवर कर लिया गया है। अभी बहुत सारे डिस्टेंस बाकी है, बहुत सारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बाकी है, तो यानी कि 2025 में काम शुरू होगा। क्योंकि यहाँ पर यह मेंशन किया जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, यानी उत्तर प्रदेश में जो दुहाई डिपो है, ठीक है, वहाँ तक वैसे इसको कवर किया गया है। तो अभी यहाँ पर जब इस पूरे कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा तो 2025 तक इसको यूज़ किया जाएगा। 2025 में यहाँ पर ये कॉरिडोर चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं इस आरआरटीएस के माध्यम से, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इसके अभी कुछ फेसेस धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे, और धीरे धीरे यहाँ पर ये जो बीच बीच में जो छोटी छोटी जगह हैं उनमें ये जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। इस पूरे आरआरटीएस सिस्टम को डेवलप करने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो ये पैसा है वो खर्चा जाएगा, जिससे कि यहाँ पर अगर मान लो कोई लोकल से मेरठ से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं दिल्ली में काम करने के लिए, ऐसा आपको देखने को मिलता है ना, कई सारे लोग यहाँ पर दिल्ली में सीधा वर्क करने के लिए जाते हैं, बड़ी दूर दूर से जाते हैं, डेली बेसिस पे अप डाउन्स करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दिल्ली और मेरठ के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो 1 घंटे से कम का हो जाएगा इस आरआरटीएस के माध्यम से, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस काफ़ी सारा जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी बताया जा रहा है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो, ये जो दिल्ली मेरठ स्ट्रेच है ये शुरुआत है बस। ये वाली जो ट्रेन चलाई जा रही है हाई स्पीड की, ये दिल्ली से मेरठ तक चलाई जा रही है।
अभी के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाएगा। एक्सपैंड कहाँ पे किया जाएगा? इसको सीधा यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सभी एरियाज़ को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से, जिससे हमारे आने जाने का जो ये ट्रैवल टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली बात है इतनी स्पीड से नहीं चलेगी, बट जो मैक्सिमम स्पीड है वो यहाँ पर ये मेंशन की जा रही है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया हमारा आर्टिकल। अभी यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक डेटा जानना है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के माध्यम से। तो आरआरटीएस के बारे में वैसे मैं बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आरआरटीएस हमारा एक न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल एक ऐसी ट्रेन होने वाली है जो कि हमारे अलग अलग शहरों को जोड़ने का काम करेगी। ये ना नॉर्मल रेलवे से अलग होगी, जैसे नॉर्मल ट्रेन होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग होगी कि इसकी स्पीड क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जैसे मैंने बोला मेट्रो से भी अलग होगी। अब मेट्रो छोटे डिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर शहर के अंदर जगह 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 के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो ट्रेन है ये शहर को, एक शहर को दूसरे शहर से यहाँ पर जोड़ने का भी काम करेगी, बड़े डिस्टेंस पर यहाँ पर चलाई जाएगी। और दूसरा दोस्तों बताया जा रहा है कि आरआरटीएस के कुछ बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर यह एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी ये जो कॉरिडोर है इस कॉरिडोर से लगभग 2.5 लाख जो कार्बन टन्स हैं वो यहाँ पर कम हो सकता है। जो कार्बन एमिशन यहाँ पर हर साल रिलीज़ होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, है ना, प्राइवेट व्हीकल्स के माध्यम से, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। जैसे लोग प्राइवेटली जब ट्रैवल करते हैं अपने अपने व्हीकल से तो उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो प्राइवेट व्हीकल्स की जगह लोग ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है इसका यूज़ कर सकेंगे। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमको देखने को मिलेगा। इससे ना ये जो पूरी पूरी इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर ग्रो होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेटा हो गया। ये आर्टिकल चर्चा में था, मैंने आपको आराम से मतलब आरआरटीएस क्या है ये थोड़ा बहुत जान के रखना है, ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी कि जैसा अभी मैंने 2 आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस किए, दोनों के पीछे का जो आर्टिकल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है, जो प्रॉपर नोट्स है वो आपको बना कर दिए गए। तो वो सारी चीज़ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाती है, यानी आपको लिखने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वो पीडीएफ बहुत कम पेजेस में होती है, A4 साइज़ की जो शीट हो जाता है। और जो भी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको दिया जाता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो अपने पास में, या चाहो तो किसी भी तारीख का डाउनलोड करके पढ़ के डिलीट करके रख सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मोबाइल फ़ोनों में, उनके डिवाइसेस के अंदर में स्टोरेज की प्रॉब्लम भी होती है, भाई कितनी पीडीएफ हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर है। किसी भी तारीख का पीडीएफ ओपन करो, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप ग्रुप से बार बार डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स, आपके सारे नोट्स बहुत सिक्योर हो जाते हैं उस ग्रुप के अंदर में। तो ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं और ये चीज़ आपको दी जा रही है एक बहुत ही मिनिमम फ़ी पेमेंट पर, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपका जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, आप ये कह सकते हो, तब तक आप 499 रुपये खर्च करके उस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो, ठीक है। उस ग्रुप के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हो। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना कि मुझे इस पूरे ग्रुप के अंदर में क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा और कैसे मेरी हेल्प कर सकता है। उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में ये जो अमाउंट है आप उसको खर्च सकते हो। अब आगे आते हैं दोस्तों, एक बात और मेक श्योर करना यार, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आपसे डेली बेसिस पे बोला जाता है, एक रिक्वेस्ट होती है यार, हमारा एक जो टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। चलो वापस आते हैं हम लोग अपने न्यूज़ पर। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, कुछ ना कुछ दिन छोड़कर या कुछ महीने छोड़कर वापस ये न्यूज़ में आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से क्या बोला है, इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मांग की है या ऑर्डर दिया है, आप ऐसा भी कह सकते हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर कुछ पिटीशंस भी डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उन पिटीशंस में क्या बोला गया कि भाई हमारे पास में एक कानून है। क्या कानून है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। ये जो लॉ है ये क्या बोलता है? ये लॉ ये बोलता है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम है इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम दोस्तों ये वाला आपको देखने को मिलेगा, जगह जगह पर आपको पता होगा जो पब्लिक गटर्स होती हैं, टॉयलेट्स होती हैं,
है ना, वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए इस प्रकार के जो स्कैवेंजर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। उनसे यहाँ पर ये साफ़ करवाया जाता है बिना किसी इक्विपमेंट के। कोई आप कह सकते हो सपोर्टिव इक्विपमेंट, कोई प्रोटेक्शन इनको दिया नहीं जाता है। और आपको पता होगा कि जो ये गैसेस हैं यहाँ पे, जो ये गंदगी है, इस पे से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से कई सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की जान चली जाती है। और पिछले कुछ समय पर पहले तो बहुत ज़्यादा डेथ हुआ करती थी, अभी यहाँ पर डेथ की जो संख्या है वो कम हो चुकी है, लेकिन होती है। यानी जो काम है अभी भी कहीं ना कहीं पर हो रहा है। इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम को, लेकिन फिर भी कई सारे लोग यहाँ पर इस प्रकार से मैनुअल स्कैवेंजिंग का रोजगार दे रहे हैं। और कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोल दिया है कि अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से किसी की भी मृत्यु होती है तो पहले हम यहाँ पर उस व्यक्ति के घर वालों को जो मुआवजा देते थे वो 10 लाख रुपये का देते थे। अब ध्यान रखना, इस मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने यहाँ पर ये जो कंपनसेशन है वो 30 लाख रुपये का कर दिया है। 30 लाख रुपीज़ यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये काम करवाया ही ना जाए किसी से भी। अब ये जो पर्टिकुलर केस है इसकी सुनवाई करते हुए ये ऑर्डर्स यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। उसके बाद में इस केस को 1 फरवरी 2024 के लिए लिस्ट कर दिया कि भाई अब आगे जो है अगले साल इसकी सुनवाई की जाएगी। समझ गए? तो ये तो हो गया हमारा न्यूज़ आर्टिकल। अब न्यूज़ आर्टिकल तो छोटा सा है, न्यूज़पेपर में आप देखोगे बस इतना सा चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन क्या एग्ज़ाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं होगा दोस्तों। आपसे मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही जगह पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और प्रश्न पूछा गया भी है। कैसे पूछा गया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलो, मैनुअल स्कैवेंजिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमें समझना होगा, क्योंकि जब हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या मेंस में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग समझाना होगा कि होती क्या है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो कॉपी चेक करने बैठेगा उसे पता हो कि हाँ यार आपको हर एक चीज़ पता है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम लोग बोलते हैं, देखो एक ऐसा वर्क है जहाँ पर जो पब्लिक स्ट्रीट्स होती हैं, ड्राई लेटरिन्स होती हैं, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, गटर्स होते हैं, है ना, वहाँ पर से जो गंदगी होती है उसको हटाने का काम करना। ठीक है, उसी को मैनुअल स्कैवेंजिंग बोला जाता है। और इस प्रकार से ये जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको मैनुअल स्कैवेंजर्स बोला जाता है। और इंडिया ने यहाँ पे ऑलरेडी इस काम को बैन कर दिया। हमारे पास में 2013 का एक कानून है जिसका नाम है प्रोहिबिशन, यानी कि जो भी यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है इसको खत्म करना। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इस कानून के तहत यहाँ पर इस काम को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी जगह पर इस प्रकार से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई जाती है। क्योंकि दोस्तों ये जो पूरा कानून है इसने मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस का करार दिया है। यह मानवता है ही नहीं इस तरीके से यहाँ पे काम करवाना। अब पिछले कुछ समय पर मैनुअल स्कैवेंजिंग की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ केसेस कहीं पर देखे हैं। कारण क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग के पीछे का, यानी कि जो आखिरकार ये काम होता हुआ नजर आ रहा है इसके पीछे का मेन कारण क्या है? दोस्तों कई सारे मेन कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले सोसाइटी के अंदर में काफ़ी सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि ये दोस्तों यहाँ पे जो ये प्रैक्टिस है ना, कई बार ऐसा होता है सोसाइटी के अंदर में आप देख पाओगे कास्ट, क्लास, इनकम डिवाइड्स, ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कास्ट के बेसिस पर डिवीजन देखने को मिलेगा, जो इनकम है, जो आय है, उसके आधार पर डिवाइड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस है इंडिया के कास्ट सिस्टम से भी संबंधित है बहुत लंबे समय से। यहाँ पे सीधे सीधा बोल दिया जाता है कि भाई जो लोअर कास्ट है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो यहाँ पर इस जॉब को परफॉर्म करेंगे, है ना। तो ये जो लॉज हैं ये बैन होने के बावजूद भी यहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती कई सारी जगह पर उनको इस काम में रोज़गार दे दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस है इस वजह से यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। समझ गए? तो दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि कई सारे प्रकार के हम लोगों ने स्टेप्स उठाए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए। जैसे 2013 का ये कानून है, 2020 में हम लोगों ने फिर से इसके अंदर अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी, 2013 वाले लॉ के अंदर ही चेंजेस करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसके अंदर चेंज करके हम लोग यहाँ पर चाहते थे कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, फिर उसके बाद में हमारे पास में एक और लॉ आया, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट ऑफ 2013। 2013 का ये कानून है जहाँ पर मेंशन किया गया कि भैया जो ये रोज़गार है मैनुअल स्कैवेंजर वाला ये ख़त्म किया जाए और इसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव जॉब्स इनको प्रोवाइड करवाई जाएँ। ठीक है, कुछ दूसरा तरीका, कुछ दूसरी नौकरियाँ यहाँ पर दी जाएँ जिससे इनका रोज़गार चल सके। उसके अलावा हमारे पास में एक और एक्ट है, वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। तो 1989 का ये कानून है जहाँ पर SC और ST कम्युनिटी के पर्सन के ऊपर में अत्याचार को रोकने की बात की जाती है इस पर्टिकुलर लॉ के तहत। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत सारे लगभग 90 से ज़्यादा जो पीपल, 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं आज के समय पर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स वाला जो काम है इसको रोकने का ये काम करेगा। दूसरा यहाँ पर एससी के जो कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। और इतना ही नहीं, एक और कदम उठाया गया, वो है सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 2020 में लॉन्च किया था। इसका भी मेन मकसद था कि हम लोग इस तरीके से जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को इसको रोक सकें, इसको ख़त्म कर सकें। और रोक नहीं रहे, कहीं कहीं पर बहुत ज़रूरत पड़ती है काम करवाने की, तो उसके लिए हमें इन पर्सनस को हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी चाहिए। प्रॉपर इनको इक्विपमेंट्स, गियर, ऑक्सीजन टैंक्स, ये सब कुछ देने चाहिए जिससे यहाँ पर इनकी जो जान है वो सुरक्षित रहे। इसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया। ये भी एक नेशनल कैंपेन था जिसका मेन मकसद था मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, इसको 2001 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय गरिमा अभियान को। फिर स्वच्छता अभियान ऐप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर नमस्ते स्कीम चलाई गई। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। जो नमस्ते स्कीम है यहाँ पर इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने यहाँ पर स्टार्ट किया। इसका भी मेन मकसद क्या था कि जो ये अनसेफ तरीके से जो सेप्टिक टैंक को साफ़ करवाने की प्रैक्टिस चल रही है, मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है, इसको ख़त्म करना। ठीक है, ये नमस्ते स्कीम के तहत यहाँ पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपने एक जजमेंट में मेंशन कर दिया था कि ये ज़रूरी है सरकार को कि ये काम ढूंढ कर ख़त्म करना। और दूसरा, यहाँ पे किसी की भी मृत्यु होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग करते वक्त तो उसको 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देना। फिलहाल उस 10 लाख रुपए के कंपनसेशन को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कंपनसेशन किया जा रहा है, ये मैंने आपको बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ बेफालतू में हमने पढ़ा है, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं हो गई? नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। कई बार यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर आपके वीडियो में इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ज़्यादा देखो हम लोग एक बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं और कई सारी जगह पर अभी 2023 का 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देख लोगे तो दिमाग घूम जाएगा, कहोगे कहाँ से क्वेश्चन आए, कितनी डिटेलिंग से पूछे गए हैं। तो इस वजह से सभी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। और ये चीज़ तो वो है जो दोस्तों मैं हर महीने आपको पढ़ाते रहता हूँ, यानी इस तरीके के आर्टिकल्स आते रहते हैं तो मैं आपको रिवाइज़ करवाता रहता हूँ। मैक्सिमम चीज़ें मेरे वीडियोज़ में आपकी डेली बेसिस पर रिवाइज़ होती रहती हैं, यानी काफ़ी सारे लोग जो डेली बेसिस पर वीडियोज़ फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कई बार रिपीट करके। जब आर्टिकल्स वापस न्यूज़ में होता है तो यार मैं थोड़ा ऐसा आलसपन लगता है, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं वापस रिवाइज़ कर देता हूँ। और रिवाइज़ नहीं करता तो बता देता हूँ कि आपको मैंने इस तारीख को ये आर्टिकल कवर किया है। समझ गए? चलो आगे आते हैं। अब ये आपने यहाँ पे समझ लिया, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ओवरलोड नहीं हुई है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो यूपीएससी ने 2016 में एक सवाल पूछ लिया, और सवाल पता है कहाँ से पूछा गया था? राष्ट्रीय गरिमा अभियान से। अब आपको पता होगा राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या है? अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है, इसको रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन कदम में यहाँ पर एक ये भी अभियान था। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना मैंने, याद आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा याद आ जाएगा। ये देखो राष्ट्रीय गरिमा अभियान है ना। तो 2016 में ये सवाल पूछ लिया गया। सवाल ये था राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है किसके लिए? टू रिहेबिलिट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सनस, या टू रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम द प्रैक्टिस और उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना, या फिर टू इरेडिकेट द मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम है उसको खत्म करना, या बॉन्डेड लेबरर्स को रिलीज़ करना उनके बॉन्डेज से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। भाई अभी तो पढ़ा था ना कि भाई राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या है, इसका मेन काम है मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को खत्म करना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नाउ चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी जा रही है मेरी माटी मेरा देश स्कीम के बारे में। तो ये तो वैसे चर्चा में था, आज से कुछ दिनों पहले हमने इसका डिस्कशन भी किया था। तो अभी क्या हो रहा है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो है ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और लगभग यहाँ पर 29 अक्टूबर को हमारे पूरे देश भर से अलग अलग जगह की जो माटी है, जो मिट्टी है, उसको ले जाया जाएगा और दिल्ली के अंदर में जो कर्तव्य पथ है वहाँ पर ये मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा, जिससे यहाँ पर एक जो पार्क है उसको हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमारे देश को आज़ाद करवाने में जिनका भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है, ठीक है, उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। आप ऐसा कह सकते हो, जो हमारे वीर वीरांगनाज रह चुके हैं उनको यहाँ पर एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर देश भर की माटी को इकट्ठा करके एक जगह पर पार्क को बनाकर। ठीक है, तो ये मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है, इसमें इंडियन रेलवेज़ उतर चुका है। तो इंडियन रेलवे ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रेन भी ऑपरेट करेंगे, अलग अलग जगह से ट्रेन चलाई जाएंगी, क्योंकि देश भर से कई सारे लोग माटी लेके कलश में माटी को इकट्ठा करके अपनी अपनी जगह से वो लेकर जाएंगे दिल्ली में। तो इंडियन रेलवे ने बोला हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और ये स्पेशल ट्रेन अलग अलग राज्यों के राजधानियों से चलेगा। ठीक है, और वहाँ से यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन है न्यू दिल्ली का,
वहाँ तक ये सारी की सारी ट्रेन आएंगी अक्टूबर 29 तक। तो ये जो इनिशिएटिव इंडियन रेलवे स्टार्ट कर रहा है, ये मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का एक इनिशिएटिव है। और इस कैंपेन को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके पीछे का रीज़न यह है कि जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे वीर वीरांगनाज हैं, जिन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया देश के लिए, उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। तो कहीं ना कहीं उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके ट्रिब्यूट के लिए यहाँ पर इस पूरे कैंपेन को रखा गया है। तो लगभग 20,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो देश भर की जगह से, अलग अलग कोने से कलश में मिट्टी लेके पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर में। और बोला जा रहा है यहाँ पर कि हर एक घर के आसपास से जो ये मिट्टी है वो ले जाई जाएगी, और जहाँ पे मिट्टी अवेलेबल नहीं है वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेन वगैरह यानी कि जो चावल वगैरह उसका धान वगैरह भी ले जा सकते हैं। जितनी मिट्टी वहाँ पे पहुँचेगी दिल्ली के अंदर में, उन सबको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद में उसका यूज़ किया जाएगा अमृत वाटिका बनाने में। ठीक है, एक स्पेशल गार्डन को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और इस लोगों का प्रॉपर मूवमेंट हो सके, लोग प्रॉपर दिल्ली तक पहुँच सकें, उसके सपोर्ट में जो इंडियन रेलवेज वो यहाँ पर उतर चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे मेंशन ये भी की गई है कि हमारे देश भर से कई सारी जगह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और कई जगह से नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार और हिमाचल प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ से मिट्टी नहीं पहुँचाई जाएगी। जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, देन राजस्थान से। इन तीनों स्टेट से सबसे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, लोग जाने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। हालांकि जो सीनियर रेलवे के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आखिरकार तमिलनाडु से कोई पार्टिसिपेंट क्यों नहीं है, क्यों नहीं यहाँ पर कोई भी आ रहा दिल्ली में ये माटी लेकर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में दोस्तों बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, और अगर बैकग्राउंड था भी तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में। ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नया नहीं है। आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपको पता होगा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस नहीं करना या इस पर्टिकुलर इशू के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बेसिक चीज़ चर्चा में है और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों, तो इस तरीके से आपको जानना होगा, और स्पेशली पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ न्यूज़ क्या है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर होते हैं आपको पता है, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके पास में कंप्लेंट आई थी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ। ठीक है, तो इनके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है लोकसभा के स्पीकर के पास में, उस कंप्लेंट को इन्होंने कहाँ भेज दिया है, हमारी लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास में भेज दिया है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे पूरा मैटर चल रहा है इन लोगों का, वो अभी मैटर लोकसभा के एथिक्स कमेटी के पास में पहुँच चुका है। इस वजह से हमें एथिक्स कमेटी के बारे में जानना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर में जो कमेटियाँ होती हैं दोस्तों, इनमें एथिक्स कमेटी नाम की भी चीज़ होती है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी अलग होती है और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी अलग होती है। क्या होती है आओ समझते हैं। सबसे पहली चीज़, पार्लियामेंट के अंदर में जो ये एथिक्स कमेटी का कॉन्सेप्ट है, इसको लाया गया, इसको अडॉप्ट किया गया लगभग अक्टूबर 1996 में। और हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की अपनी अपनी एथिक्स कमेटी है। पहले हम बात करेंगे लोकसभा की एथिक्स कमेटी के बारे में। तो लोकसभा की जो कमेटी है, इसको स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था साल 2000 में। और लोकसभा की जो दोस्तों एथिक्स कमेटी है, इसके अंदर कितने लोग होते हैं, 15 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, ध्यान रखना। और इन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के खुद स्पीकर। ठीक है, मतलब लोकसभा के जो स्पीकर हैं वही नॉमिनेट करते हैं। और जो मेंबर्स यहाँ पे नॉमिनेट करके आते हैं इस कमेटी के अंदर में, उनका टेन्योर कितना होता है, तो 1 साल का टेन्योर होता है, 1 साल से ज़्यादा वो सर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात हो गई लोकसभा की। और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, लोकसभा की एथिक्स कमेटी को बनाया गया साल 2000 में, लेकिन राज्यसभा की एथिक्स कमेटी को 3 साल पहले यानी 1997 में ही बना लिया गया था। इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो इसमें भी यहाँ पर 10 मेंबर्स होते हैं, उसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, इसमें 10 मेंबर हैं। और इन 10 मेंबर को नॉमिनेट कौन करता है, राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। और ऊपर कौन नॉमिनेट कर रहा था, लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट कर रहे थे। अब राज्यसभा के यहाँ पर जो टर्म होता है, यानी कि ये 10 मेंबर हैं कब तक सर्व करेंगे, तो 1 ईयर का यहाँ पर ये टेन्योर हमको देखने को मिलता है। सवाल यहाँ पर यह है कि इन दोनों कमेटियों का मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है, क्यों यहाँ पर इन कमेटियों को बनाया जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न है जो हमारे मेंबर्स हैं, है ना, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका मोरल और एथिकल कंडक्ट जो है, उसको देखने के लिए ये कमेटियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। या फिर सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो भी यहाँ पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका मिसकंडक्ट, जो उन्होंने गलत किया है ना, उसको देखने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है। उनके रिगार्डिंग जो कंप्लेंट वगैरह है वो यहाँ पर इन कमेटी में जाती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जो ये एथिक्स कमेटी होती है, ये इसमें केवल और केवल
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं के मिसकंडक्ट को देखा जाता है, और दूसरा कोई और दूसरे मेंबर की यहाँ पर जो कंप्लेंट है वो नहीं देखी जाती। केवल और केवल एमपी की कंप्लेंट को यहाँ पर हैंडल किया जाता है। आई होप आपको ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो पूरा मैटर चल रहा था, इस मैटर को जानने की ज़रूरत नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा अभी। नाउ आते हैं चलिए एडिटोरियल डिस्कशन पे। और आज के एडिटोरियल में जब आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को ओपन करोगे तो काम का एडिटोरियल नहीं मिलेगा। अब क्योंकि एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे, अगर द हिंदू में नहीं है तो हम लोग दूसरे न्यूज़पेपर से उठा लेते हैं। तो आज हमें इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मिला है, और इस एडिटोरियल को लिखा है शरद जैन साहब ने। यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल है ये हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एडिटोरियल में हमेशा फोकस करा करो ऐसी चीज़ों के ऊपर जो एग्जाम में हेल्प करे, आपको पूरा वाइड पर्सपेक्टिव दे, समझाए हर चीज़ों को। तो यहाँ पे जो राइटर साहब हैं वो मेंशन करते हैं कि भाई जो सिक्किम है, अभी सिक्किम में हमने देखा है एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, तो उस प्रकार की बाढ़ से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे यहाँ पर जो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, हर एक चीज़ को बेसिक तरीके से समझाया गया है। मैं आपको बहुत आराम से हर एक एस्पेक्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो करना क्या है दोस्तों, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सब कुछ आपको मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। पहली बात है 4 अक्टूबर की। तो 4 अक्टूबर को यहाँ पर जो कह सकते हो सुबह सुबह एक बहुत बड़ी यहाँ पर घटना हो जाती है। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो फ्लड है, जो बाढ़ है वो हमको देखने को मिलता है। उस बाढ़ में यहाँ पर आइसी वाटर यानी बहुत ही ठंडा पानी, कूड़ा करकट, ये सब कुछ हमको देखने को मिल जाता है। उसी बीच में यहाँ पर जो डैम वगैरह है वो भी टूट जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था रास्ते का वो भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ। और बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा खतरनाक इवेंट था जिसकी वजह से 35 लोगों की जान गई। 14 जो पुल थे वो ख़त्म हो चुके, और लगभग 1320 के आसपास जो घर थे वो यहाँ पर सफ़र हुए, उनको डैमेज हुआ है बुरी तरह से। ठीक है, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट जो ज़रूरतें होती हैं वो सब यहाँ पर बर्बाद हो गई थी इस बाढ़ की वजह से। और ये जो डिस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये हाईवेज तक पहुँच गया। नॉर्थ सिक्किम के हाईवे को यहाँ पर इसने डैमेज कर दिया। बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट लिंक थे यहाँ पे, उन सब लिंक को यहाँ पे डैमेज कर दिया गया इस बाढ़ के माध्यम से। तो ये बाढ़ इतनी ज़्यादा खतरनाक हमको पिछले कुछ समय पर देखने को मिली, और इसी महीने की बात है 4 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स बाद में कवर हो रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आखिरकार पहले GLOF होता क्या है, क्योंकि जो ये बाढ़ थी इसको नाम दिया गया है GLOF। ये है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। देख, तो एक तो होती है यहाँ पर नॉर्मल फ्लडिंग, जब बारिश वगैरह होती है वो अलग है। और अब यहाँ पर आपने देखना होगा कि एक होता है GLOF, दैट इज़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, ये अलग होती है। ठीक है, तो ग्लेशियर लेक, पहले आपको ये समझना होगा ग्लेशियर लेक्स होती कौन सी हैं। पहले मैं आपको ये बेसिक चीज़ समझाता हूँ। ये 2 फोटोज़ यहाँ पे बढ़िया हैं आपको समझाने के लिए। ये फ़ोटो दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये हमारे हिमालयाज़ हो गए। ठीक है, यहाँ पे बर्फीले पहाड़ हो गए। अब इन बर्फीले पहाड़ में क्या होता है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा है, तो ये बर्फ़ पिघल रही है। और बर्फ़ पिघलने होने के बाद में यहाँ पे जो पानी है वो उसको इकट्ठा कर रही है एक छोटी सी झील के अंदर में। ये पानी यहीं पे इकट्ठा होता चले जा रहा है, यानी कि एक ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन हो गया। ऐसी कई सारी झीलें बनती हुई चली जा रही हैं जहाँ पे ये पहाड़ों का जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है पिघल पिघल कर। अब दोस्तों यहाँ पे पानी इकट्ठा हो चुका है। अब क्या होगा, मान लो अचानक से इस पहाड़ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा, क्योंकि बर्फ़ लगातार पिघल रही है, तो एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा एकदम टूट कर गिर जाए इस झील के अंदर में। तो जैसे ही टूट कर गिर जाएगा तो सारा पानी यहाँ पर इसका अचानक से बाहर आ जाएगा। और अचानक से बाहर आने के बाद में ये जो पूरी नदी दिख रही है दोस्तों, इसमें बाढ़ आ जाएगी। और जब यहाँ पर यह बाढ़ आएगी तेजी से पानी जा रहा होगा, तो आसपास के जो एरिया हैं, जैसे यहाँ पर गांव वगैरह देख रहे होंगे, यहाँ सब में पानी फैल जाएगा। इस सब एरियाज़ को पूरी तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। ठीक है, जब यहाँ पर झील में इस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वो टूट कर गिर जाएँ, या यहाँ पर पानी ओवरफ्लो होने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग क्या है ये आपको समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पर सिक्किम में एक लेक थी जिसका नाम है साउथ लोहनक लेक, ये भी इसी प्रकार की यहाँ पर एक ग्लेशियर लेक थी जहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल कर सारा पानी इसमें इकट्ठा हुआ था। ठीक है, तो ग्लेशियर्स लेक कहाँ पे बनती हैं, यानी कि जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फीले पहाड़ होते हैं, उन्हीं के बीच में इस प्रकार से झीलें बन जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और डेंजरस तब और ज़्यादा हो जाती हैं जब ऊपर पहाड़ के टुकड़े टूटकर उसमें गिरने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा यहाँ पर निकलने लगता है उन नदियों से। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर पहाड़ से टूट कर गिरेगा तभी ये फ्लडिंग आएगी। भाई पानी यहाँ पर इस झील में इकट्ठा हुआ है, अब मान लो भूकंप आ गया तो उससे भी यहाँ पर पानी उछाल मारेगा। ठीक है, या फिर और बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेन हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सट्रीमली हैवी रेन्स हो जाएँ, तो उससे भी कुछ देर के अंदर अंदर उस नदी में बाढ़ आ जाएगा।
ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, आइस एवलांचेस आ जाए यानी कि ऊपर पहाड़ से लैंडस्लाइड हो जाए, बहुत बड़ा ही टुकड़ा, एक बहुत बड़े साइज़ का टुकड़ा नीचे आ जाए उस झील के अंदर में, इससे भी यहाँ पर ये जो बाढ़ है वो आ सकती है। तो ये जो दोस्तों ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग है, ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, वो रीजंस मैंने आपको बता दिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पहाड़ हमारे पिघल रहे हैं, ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये जो फ्लड है इनके इंसिडेंट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे के भी अपने कारण हैं। पहला कारण है क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग। आखिरकार ये झीलें मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों होती चली जा रही हैं? रीज़न यहाँ पर दोस्तों यह है कि लगातार हमारे टेम्परेचर का गर्म होना, गर्मी बढ़ रही है, नो डाउट। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज का सिंपल सा मतलब है टेम्परेचर का बढ़ना, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे, और दुनिया भर में, ऐसा नहीं केवल इंडिया में हो रहा है, दुनिया भर में ग्लेशियर्स हमारे पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो पानी रिलीज़ करेंगे, वो सारा पानी एक लेक बनाएगा, और वो टेम्पररी बेसिस पर लेक बन जाएगी, जो कि एक खतरनाक कह सकते हो कि इवेंट साबित हो सकते हैं कभी भी किसी भी एरिया के लिए, स्पेशली उस लेक के आसपास के जो एरिया होंगे उनके लिए वो खतरनाक साबित हो सकती है। फिर होता है ग्लेशियर रिट्रीट। तो ग्लेशियर जब हमारे पिघल रहे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टूट कर उसमें गिर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों इससे जो पानी है ना, जो मेल्ट वाटर है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर इकट्ठा होता है, और धीरे धीरे करके जब पानी इकट्ठा होता चल जाएगा, ग्लेशियर्स पिघलते चलेंगे, तो वो जो लेक है, वो झील है, वो और बड़ी होती हुई चली जाएगी, और बड़ी होगी, उस पर और यहाँ पर प्रेशर पड़ता हुआ चले जाएगा। तो इससे यहाँ पर जो रिस्क है और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद ग्लेशियर सर्ज की बात करेंगे। बहुत सारे ग्लेशियर्स ऐसे हैं जहाँ पर तेज़ी से एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब दोस्तों ग्लेशियर्स यहाँ पर तेज़ी से पिघलने की वजह से कह सकते हो मेल्ट वाटर आसपास इकट्ठा हो रहा है, और टेम्पररी बेसिस पर ग्लेशियर लेक बन रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ऐसी झीलें ढेर सारी बनती हुई नज़र आ रही हैं, और कुछ कुछ झीलें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। और ये झीलें अगर ऐसी बनती चली गई और बढ़ती चली गई तो इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है आने वाले समय पर। समझ गए? फिर उसके बाद में एक और रीज़न है, वो है एवलांचेस और लैंडस्लाइड। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ भैया, एवलांच आ जाए, कोई ऊपर से लैंडफॉल हो जाए, है ना, तो उससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो ये लेक का पानी है वो सारा का सारा उछाल मार के बाहर आ जाएगा, या यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ जाए, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, या ह्यूमन एक्टिविटीज़। हाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि उससे पहले अर्थक्वेक वगैरह ये तो हम समझ चुके हैं। जब दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे माइनिंग करना हो गया, खनन करना हो गया, कंस्ट्रक्शन करना हो गया, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करना हो गया, इसकी वजह से भी सीधा सीधा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है भाई, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, पेड़ पौधे काट रहे हो, पेड़ पौधे काफ़ी हद तक बाढ़ को रोक लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो नेचुरल वेजिटेशन आप पूरा हटा दे रहे हो, हटाने के बाद में प्रोजेक्ट्स लगा रहे हो, तो इस चक्कर में यहाँ पर जो ये डिज़ास्टर जब भी आता है, इस प्रकार के बाढ़ वगैरह आती है, तो इसका नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो भी नेचर था, नेचुरल बैरियर्स थे, रुकावटें थी जो उस बाढ़ का जो डैमेज उसको कम होने देती है, लेकिन वो अब बैरियर्स बचे नहीं है, तो इस चक्कर में डैमेज ज़्यादा हो रहा है। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है, जब भी ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड आता है दोस्तों, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। पहला इम्पैक्ट सभी को पता है, लोगों की जान जाने लगती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलेगा, घर के घर तबाह हो जाते हैं, उस पानी के अंदर बह जाते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कितने सारे लोगों की जान गई, तो काफ़ी सारे लोगों की जान जाना, घर बर्बाद हो जाना, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल है, रोड है, फॉरेस्ट है, इन सब का बर्बाद होना, ये सब भी हमको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो सिक्किम में ये बाढ़ आई थी इसी साल, अभी इसी महीने अक्टूबर में 18 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 150 से ज़्यादा लोग मिसिंग थे, मतलब लापता हो गए, पता नहीं चले कहाँ गए उस बाढ़ के अंदर में। ठीक है, और ऐसी 2013 में यहाँ पर उत्तराखंड में ऐसी बाढ़ आई थी जहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। कई सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। तो कितना नुकसान है इसका, ये आप समझ रहे होंगे। दूसरा इम्पैक्ट है डिसरप्शन ऑफ लाइवलीहुड। इसके चक्कर में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जब एक जगह पर बाढ़ आ जाएगी, तहस नहस हो जाएगा सब मामला, फिर जब नॉर्मल होगा तो वहाँ पे क्या बचेगा कुछ करने के लिए, बहुत कम चीज़ें होंगी। जो लोकल कम्युनिटीज़ है लंबे समय तक यहाँ पर वो बेरोज़गार रह जाती हैं, उनके जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग घूमने आते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, उत्तराखंड वगैरह में घूमने जाते हैं, वहाँ पर टूरिज्म बहुत बढ़िया है, वो सब यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। समझ गए? तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इतना ही नहीं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज होता है। इन डिज़ास्टर्स की वजह से, इन फ्लडिंग की वजह से जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो यहाँ पर डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो पानी इकट्ठा है, मतलब उन प्लांट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इस प्रकार के जो आउटब्लस्ट फ्लड हैं वो अगर हमारे हाइड्रो पावर प्लांट को डैमेज कर देंगे तो इससे उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे समय तक जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेगी।
हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है पानी के अंदर में, पानी की क्वालिटी बेकार हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिलती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया में जो ये ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड है, ये कितना बड़ा खतरा है। देखो, भारत में तो बहुत बड़ा खतरा है, इसके पीछे कई सारे आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पर इसरो का एक डेटा निकल कर आया है, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो ने यहाँ पर इस डेटा को रिलीज़ किया है और ये बोला है कि जो ये ग्लेशियर लेक का दोस्तों डाटा है, ठीक है, ये जो एटलस तैयार किया है, इस एटलस को यहाँ पर तैयार किया गया हमारी सैटेलाइट का यूज़ करके। उस सैटेलाइट का नाम है रिसोर्सैट-2 सैटेलाइट। 2016-17 में भी डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और यहाँ पे पता लगाया कि इस प्रकार की जो ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं, 28,000 ग्लेशियर लेक्स हैं, जिनका एरिया लगभग कह सकते हो 0.25 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। 28,000 ऐसी झीलें बन चुकी हैं बर्फ़ पिघल पिघल कर, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। और जब बात करेंगे स्पेशली सिक्किम की, तो सिक्किम के जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने सिक्किम के अंदर में, केवल सिक्किम राज्य में 300 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से 10 बहुत ही खतरनाक हैं। बहुत ही खतरनाक मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसी ग्लेशियर लेक्स और बनती चली जा रही हैं, धीरे धीरे यहाँ पर उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। फिर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये पाया कि 486 ग्लेशियर लेक में से जो 13 ग्लेशियर लेक हैं वो खतरनाक हैं, वो वल्नरेबल हैं, आने वाले समय पर खतरा पैदा कर सकती हैं। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में 2021 में स्टडी हुई थी और वहाँ पर भी पता ये चला कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर लेक्स हैं, जो कि रुक नहीं रही हैं, बनती चली जा रही हैं और आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं, फैलती हुई चली जा रही हैं। और आगे कुछ भी अगर गलत होता है, अर्थक्वेक भी आता है, तो उससे यहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर एक बर्बादी देखने को मिल सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम कर क्या सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम आपको पता चल गई। अब इंटरव्यू में आप सपोज बैठे होंगे, कहीं पे भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। इस आर्टिकल को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से रेडी किया गया है। तो सपोज आपसे वहाँ पे पूछा, आप इंटरव्यू में बैठे हो, बात हो गया आप एनवायरमेंट का, आपका ज्योग्राफी का यहाँ पर ऑप्शनल है या सब्जेक्ट है आपका, तो GLOF के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। आपसे पूछा जा सकता है, भैया क्या तरीका बताओ, हम कैसे इस ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग को रोक सकते हैं, रिसेंटली हमको देखने को मिला है। तो आप कई सारे तरीके बता सकते हो। पहला, मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन। सबसे पहली चीज़, इस प्रकार की बाढ़ को रोकने के लिए दोस्तों हमें मॉनिटरिंग करनी होगी, हर चीज़ों के ऊपर निगरानी रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, है ना। समय समय पर सारा डेटा हमें चेक करना होगा और डेटा हमारे पास में होना चाहिए, कहाँ पर कितनी लेक्स हैं और कितनी कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, कितने कितने महीने में एक्सपैंड हो रही हैं, कितना पानी ऊपर आ चुका है, और अगर यहाँ पर ये टूट कर गिरा तो इससे कितने एरिया में पानी फैल जाएगा। तो इस प्रकार के जो हमारे पास में सारा डेटा है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे हम लोग आसपास के जो लोग हैं उनको सतर्क रखें, उनकी जान तो बचा लें, सबसे पहली चीज़, समझ गए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हमें ज़रूरी है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पूरे देश भर के अंदर में जो ये प्रोग्राम्स है वो हमें चलाने होंगे, ताकि हम देश भर में जितने भी ग्लेशियर लेक्स हैं उनको मॉनिटर कर सकें। अपने सैटेलाइट के माध्यम से अपने ड्रोन चला सकते हैं, है ना, ड्रोन ऊपर ग्लेशियर लेक्स के ऊपर उड़ाया जा सकता है, जिससे सारा डेटा इकट्ठा किया जा सकता है, समझ गए। उसके बाद में रिवाइज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्पेशली सेफ्टी को लेकर, उनको वापस से हमें चेंज करना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली पहाड़ों के अंदर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और वो लगाना सही नहीं है। उसके लिए कई सारी वार्निंग्स ऑलरेडी जारी हैं। डैम, ब्रिजेस, हाईवेज़, इन सब को बनाने के लिए आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देना होगा कि आसानी से कोई प्रोजेक्ट ना लगाया जा सके, क्योंकि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा पहाड़ों में उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर। फिर एक और कह सकते हो सोल्यूशन हो सकता है, वो है रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा हम डिस्कस कर ही रहे थे कि जितना कंस्ट्रक्शन उसको हम कम से कम बनाना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। जितना रेगुलेट वे में यहाँ पे हम उसको बनाएंगे, या जितना रेगुलेशन करेंगे, जितना रूल्स एंड रेगुलेशन उनके सामने रख देंगे, जितने रिस्ट्रिक्शंस होंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। या फिर ऐसा बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला हो, जो उस एरिया को स्टेबल रख सके। उसके लिए आपने सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करना होगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट लगा तो इसके लगने की वजह से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, समझ गए। फिर उसके बाद में एक होता है साइंटिफिक रिसर्च। तो हमारे देश में जितने भी ग्लेशियर्स हैं, इस प्रकार से बर्फीले पहाड़ हैं, उसको लेकर यहाँ पर स्टडीज़ को हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्टडीज़ को बढ़ाना होगा और हमें प्रेडिक्शन लेकर चलना होगा कि ये जो नया लेक है ये बन रहा है, यहाँ पे नई झील बन सकती है, एक्सपैंड हो रही है। तो ये प्रेडिक्शंस लेकर चलने होंगे, जिससे आसपास के जो एरिया के लोग हैं उनको सतर्क रखा जा सके, समझ गए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि ये जो आईसी बॉडीज़ हैं वो कैसे क्लाइमेट चेंज के प्रति रिएक्ट कर रही हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कितनी तेज़ी से बर्फ़ पिघल रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं उस रीजन का, और जितना कम डेटा अवेलेबल होगा उतना
हमें नहीं पता होगा कि भाई कभी भी कुछ भी डिज़ास्टर हो सकता है। तो वो डेटा इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है, आप ऐसा कह सकते हो। समझ गए। फिर लास्ट में हमें एक स्टेप उठाना होगा, वो है बैलेंसिंग हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर उसका प्रॉपर विकास करना। सरकार कई जगह पर क्लेम करती है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, ये प्रोजेक्ट सेफ़ हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, लो एमिशंस हो रहा है ना, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो एनवायरमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, वो लगातार चेतावनी जताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये डैम का कंस्ट्रक्शन जो है हमारे लिए घातक साबित हो सकता है ना, इससे बहुत बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं। जो सिक्किम डिजास्टर है, ये हमारे लिए वार्निंग था एक। ठीक है, अब जो सिक्किम के अंदर हमने देखा है अभी इसी महीने अक्टूबर के अंदर में, हमारे लिए वार्निंग है भाई। इससे हम लोग चीज़ों को सीख कर आगे अपना सकते हैं नए नए स्टेप्स को। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हमारे लिए वार्निंग है, वार्निंग का काम करे। अगर हमने अभी भी नहीं सीखा तो आगे और बड़े बड़े डिजास्टर्स हमको देखने को मिल सकते हैं ना। अब आज का आता है मेंस क्वेश्चन। आज का मेंस क्वेश्चन हमारा जो है इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। तो आपने GLOF के ऊपर मेंस आंसर राइटिंग भी नहीं की है, आज आप कर लोगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगातार चर्चा में रहा था। ठीक है, उसको लेकर आपके पास में एक अच्छा डेटा तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन यह है, डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालयन रीजन टू ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। यानी आपने डिस्कस करना है कि आखिरकार जो ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ रही हैं, है ना, इसमें इसके पीछे क्या क्या मेन रीजन है, इसके पीछे मेन क्या क्या कारण आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से ये और ज़्यादा, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। प्लस दूसरी चीज़, मेन कारण जिसकी वजह से हिमालयन रीजन में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहा है। फिर यह मेन कारण बताने के साथ साथ आपने कुछ मेजर्स बताना है, कुछ तरीके बताना है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस प्रकार के फ्लड्स को रोक सकते हैं, इनके रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे सा आपने आंसर लिखना है। पूरा आर्टिकल उठा के मत चेप देना, केवल 250 शब्दों में लिखना है, और 250 शब्द होते हैं जरा से शब्द। तो अपना ये पूरा जो एडिटोरियल आपने पढ़ा है ना, इसके बेसिस पर एक अच्छा सा आंसर लिखना है अपने शब्दों में। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से समझ पाएँ और एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो मेंशन किया जा रहा है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के प्रति हिमालयी क्षेत्र के संवेदनशीलता में योगदान देने वाले कारकों और साथ ही साथ में GLOF से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए किए जा सकने वाले जो भी उपाय हैं उस पर चर्चा करें। एक तो इसका असर क्या होगा वो, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं वो बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपा यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आपको फुल फॉर्म लिखना है। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप हमारा काम कर रहा है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए नहीं था, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। फटाफट आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि भाई यहाँ पर इनमें से कौन से एनिमल को अगर हम लोग तालाब वगैरह में छोड़ दें तो वो मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने में काम करेगा या हमारी मदद करेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया फिश। तो गैम्बूसिया फिश बेसिकली यहाँ पर इसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं। तो ये मॉस्किटो को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। रिसेंटली भी इसी प्रकार से यहाँ पर एक फ़िश चर्चा में थी, आपको याद होगा, मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको मॉस्किटो फिश के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते रहते हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।